हेलो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे केसेस को डिस्कस कर लिया है और एक लास्ट केस में आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपके स्कूल में इसको डिस्कस ना किया गया हो, लेकिन फिर भी आपके आगे के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये कि आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। इसका मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर जो आप नया चैप्टर पढ़ेंगे उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। 70% बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरह। तो कुछ एक दो चीजें हैं जो डेथ ऑफ अ पार्टनर में आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी, वो नहीं होंगी। लेकिन आज पहले देखते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में वो कौन सा केस है जो आपको डिस्कस करना है। तो अगर आपने गौर किया होगा तो जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है वो या तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रहा होता है या फिर एंड ऑफ द ईयर हो रहा होता है, ठीक है। या तो वो बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है या फिर लाइक 1 अप्रैल, या फिर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है लाइक 31 मार्च। इसका मतलब यह है कि जो रिटायरमेंट होता है वो प्लान्ड किया जा सकता है, ठीक है। रिटायरमेंट को क्या किया जा सकता है, प्लान किया जा सकता है, ताकि जो हमारी अकाउंटिंग कैलकुलेशन हो वो ज़्यादा प्रभावित ना हो, ठीक है। उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को हम लोगों को ना मिले। और जैसे आप लोगों का केस है, क्लास 12th में आप लोग सीख रहे हैं अकाउंटिंग करना, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन समहाउ और अनदर ये रियलिटी में पॉसिबल होता नहीं है। और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जनरली हम लोग देखते हैं कि मिड ऑफ द ईयर भी हो सकता है, ठीक है। तो वही केस हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग यहाँ पर को देख पा रहे होंगे, हेडिंग क्या है, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के दौरान भी क्या रिटायरमेंट पॉसिबल है? यस। Usually it is seen that the partner retires from the firm either in the beginning or at the end of the accounting year. However, it is possible that the partner may retire from the firm during the accounting year. Yes, it is possible. Now, second देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। In such a situation, the retiring partner is entitled to share profit of the current year up to the date of the retirement. तो जहां पर तक उसने रिटायरमेंट से पहले उसने काम किया है तो वो एंटाइटल्ड हो जाएगा उस करंट ईयर के प्रॉफिट के लिए। In addition to reserve his share of goodwill and the profit on revaluation, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी वो एंटाइटल्ड होगा। लाइक रिजर्व भी उसको मिलने चाहिए, शेयर ऑफ गुडविल भी मिलना चाहिए, और जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है वो भी उसको मिलना चाहिए। नाउ हिज शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, क्या लिखा हुआ है, इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम का मतलब होता है बीच में से, ठीक है। कंप्लीट ईयर हुआ नहीं, बीच में से जो प्रॉफिट है इज कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविजन द पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब जो पार्टनरशिप डीड है उसमें एक प्रावधान होगा, प्रोविजन होगा, उसी के हिसाब से आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इन केस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर कभी साइलेंट मिले, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड इन द मैनर एग्रीड बाय द पार्टनर्स। तो जैसे पार्टनर्स ने किया होगा एग्री अपनी पार्टनरशिप डीड में, वैसे ही हम लोगों को कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। नाउ when it is calculated on the basis of the last year profit, the last year profit is reduced for the period up to the date of the retirement. चलो ये तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे ना तब आपको जल्दी इस तरह में समझा दूंगा। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये सब इंटरिम प्रॉफिट का केस क्या है। तो बच्चों यहाँ पर को मैं हेडिंग डालता हूँ, आप लोग भी देख लेना, कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा, अब थोड़ा सा सोचिए, पिछले उस केसेस में जो आप लोगों ने किए हैं अभी तक, उसमें हम लोगों को शेयर इन प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर का निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि वो ऑलरेडी P&L अकाउंट में ना कैलकुलेटेड करके हम लोग बैलेंस शीट बना के आगे बढ़ चुके होते थे, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है या तो एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर या फिर बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में हम लोगों को रिटायरमेंट देखने को मिलता था, जिसमें शेयर इन प्रॉफिट ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, वो कवर कर चुके होते थे। लेकिन अभी तो इंटरिम की बात हो रही है, मध्यकाल में ही हम लोगों को करना पड़ रहा है। सपोज अकाउंटिंग ईयर है, यहाँ पर को यहाँ पर को यहाँ पर को कहीं पर को भी पार्टनर रिटायर हो रहा है हमारे साथ, तो इतने पोर्शन का या फिर इतने पोर्शन का या फिर इतने पोर्शन का आप लोगों को ना ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका शेयर हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि उसके जो प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड है उसके अकॉर्डिंग उसके क्या कैलकुलेशंस हैं। तो बच्चों जब हम देखते हैं रिटायरमेंट और डेथ की सिमिलरिटीज, तो रिटायरमेंट से जब हम डेथ ऑफ अ पार्टनर की तरफ जाते हैं तो ट्रांजिशन जो होता है ना, तो इसी बेसिस पे होता है, ठीक है। जो उसका ट्रांजिशन होता है वो इसी बेसिस पे होता है, इस केस के बेसिस पे होता है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को गिवन होगा नंबर ऑफ डेज या फिर मंथ्स फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट। सपोज हम लोगों की बैलेंस शीट गिवन है और वो 31 दिसंबर को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। अब हो सकता है कि वो अगस्त में रिटायर हो सकता है जुलाई में रिटायर हो। तो हम लोगों को ये या तो डेज गिवन होंगे या फिर वो लास्ट डेट हम लोगों को रिकॉग्नाइज करनी है। इन दोनों के बीच में कितना है, टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, या फिर इसमें अगर मैं लिखूं अब रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, तो डेथ के केस में भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होने वाला है और रिटायरमेंट में हम लोगों को ये चेक करना है अभी आज, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, जो पूरे साल में होंगे या फिर पूरे साल में कितने महीने होंगे, मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, या तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा या एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ पास्ट ईयर। ये आपको ना बता दिया जाएगा एडजस्टमेंट के थ्रू कि आप लोगों को किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है। ये पोर्शन आप समझ गए, ये तो आपको अंडरस्टूड ही होगा, खुद से निकालना पड़ेगा कि लास्ट वर्किंग डे से हम लोगों का रिटायरमेंट या फिर डेथ की डेट क्या है, वो ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए नंबर ऑफ डेज या फिर टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, मल्टीप्लाई बाय, फिर आप कंडीशन पढ़िएगा क्वेश्चन के अंदर कि क्या है। अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही करेंगे, अगर कोई कंडीशन गिवन है तो आपको उतनी ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, जब कैलकुलेशन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से अब हम जाते हैं, एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं और ये केस को आगे बढ़ाते हैं। इलिस्ट्रेशन, काव्या, नव्या एंड हीना आर द पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। हीना रिटायर हो रही है फर्म से 31 मार्च 2018 को। देखिए अब आप लोगों को डेट अलग अलग होंगी, ठीक है। 31 मार्च 2018 को शी इज रिटायरिंग एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज गिवन ऑन 31 दिसंबर 2017। इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर का बैलेंस शीट गिवन है। तो ये 3 महीने के बाद फर्म से रिटायर हो रही है। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट गिवन है हमको और कुछ असेसमेंट ऑफ रीवैल्यू और ये सब गिवन है। फोर्थ एडजस्टमेंट है गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज एट दी एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year, ठीक है। NYP 2 है और 5 ईयर के प्रॉफिट गिवन है। गुडविल निकाल लेंगे, उसमें हीना का शेयर निकाल के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट, हीना शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। तो मैंने बोला था वो कंडीशन आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी जाएगी, तो हम लोगों को प्रीवियस ईयर नहीं एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को निकालना है, वो भी केवल पिछले 3 साल का। अब ये मैं आपको हाईलाइटेड करके दिखा रहा हूं, इसको चेक करिए, पिछले 3 साल का। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 year आर एज अंडर, ये हम लोग को गिवन है। अमाउंट पेबल टू हीना टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। हम लोगों को पता चल गया 10% से उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। तो 2018 को हम लोगों को उसकी नई बैलेंस शीट सब कुछ बना के दिखा देना है। तो हम लोगों को ये पता चला कि डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड द लास्ट एंड प्रीवियस ईयर जो भी होता है वो डेट अलग होंगी, ठीक है। तो 2017 की बैलेंस शीट गिवन है और जो रिटायरमेंट हो रहा है वो 2018 में हो रहा है। तो जल्दी से इसको बाकी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों वर्किंग नोट पहले बनाते हैं। देखिए वर्किंग नोट इस बार हम लोग ओरली करने की कोशिश करेंगे। ओल्ड PSR गिवन है 2:1, ठीक है। न्यू PSR के बारे में कहीं पर कभी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम लोग उसको न्यू PSR कैसे निकालेंगे। ये तो है इस रेशियो में 2:1 है, तो हम लोग जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम लोग लिखेंगे KNNH। तो हीना रिटायरिंग, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे तो कितना बचा 2:2। इसको शॉर्ट और करेंगे तो 1:1। ये हो गया हमारा न्यू। सिंस और कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो यही हमारा गेनिंग रेशियो हो गया, ठीक है। तो इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, दिखाने की कोई जरूरत नहीं, अनटिल और अनलेस क्वेश्चन आपसे बोले कि शो योर वर्किंग क्लियरली। चलिए जल्दी से रिवैल्यूएशन को सेटल करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, तो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट होती है हमारी करंट वैल्यू, द लेटेस्ट वैल्यू। तो हम लोग लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग एंड द वैल्यू इज 24 lakhs। अब उसकी देखते हैं कि वैल्यू क्या गिवन थी हम लोगों को 20 lakhs, तो इसका मतलब 4 lakh का एप्रिसिएशन है। तो लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 2 लाख और पुरानी वैल्यू है 2,50,000। इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, कितने से 50,000 की वैल्यू गिर गई है। यहां पर को आएंगे, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स और यहां पर को उसकी करंट वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 2 लाख रुपीज। नो स्टॉक बी टेकन एट 6 lakhs, इसका मतलब स्टॉक की एट वैल्यू गिवन है, स्टॉक की वैल्यू गिवन है 6 लाख रुपीज, द करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 6 lakhs एंड द प्रीवियस वैल्यू गिवन है 5 लाख। 1 लाख का यहां पर को भी एप्रिसिएशन देखने को मिल हो गया स्टॉक में, स्टॉक अकाउंट। बाकी रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, तो इसको सम अप कर लेते हैं। तो इन दोनों को चलो टोटल कर लेते हैं। आ रहा है हमारा 5 लाख टैली अमाउंट, तो 5 लाख हमारा अमाउंट आ गया, इसमें से 50 माइनस हो गया तो 4,50,000 हो गया, ठीक है। और 2:1 है हमारा रेशियो, 2:1। तो कॉमन कितना आता है 5 से इसको करेंगे तो कितना वैल्यू आ रही है, कॉमन वैल्यू आ रही है 90,000 ना। 90,000 को 2 से करेंगे तो 1,80,000, 1,80,000 एंड 90,000, ठीक है। ये किस में है, के एन और एच कैपिटल अकाउंट में इनका प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम लोग एक काम करते हैं, जो आपका एडजस्टमेंट है मैं आपको वर्किंग नोट में यहाँ पर को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन को आप नोट करिए, मैं इसको यहाँ पर को पूरा रब कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 2 किसके रिगार्डिंग है, गुडविल के रिगार्डिंग है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years, परचेज एट दी 5 year। तो हम लोगों को गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है, गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई NYP। इफ यू कैन रिकॉल द फॉर्मूला यही होता है। अब जो एवरेज पीरियड है हम लोग कितने ईयर का एवरेज पीरियड है, 5 साल का एवरेज पीरियड गिवन है हम लोगों को गुडविल के रिगार्डिंग। तो लिखना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विथ 4 लाख प्लस 4,70,000 प्लस 6 लाख प्लस 5,50,000 एंड प्लस 6,50,000। याद आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि NYP 2 की बने। तो बच्चों ये जोड़ के कितना आ रहा है, 26,70,000। इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, 1 इज माई कैरी, तो कितना हो गया 3, 2 बचा तो 4,000। तो ये आ गया 5,34,000। इसको NYP से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 000 आ गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 10। तो कितना हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म इज 10,68,000। आप इसको नोट करिए, 10,68,000, ठीक है। कितना आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म इज 10,68,000। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। गुडविल अब क्या निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। तो 10,68,000 मल्टीप्लाई बाई रिटायरिंग पार्टनर शेयर, तो कितना है 2:1 है, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 बचा तो कितना आ गया, 3 आ गया, 3 बचा तो 6,000। 2,13,600 रुपये हमारी क्या आ रही है, हीना शेयर इन गुडविल, ठीक है। अब इसका फर्दर कैलकुलेशन क्या किया जाता था कि हीना की इतनी गुडविल आ रही है, इसको कंपनसेट कौन करेगा, ऑब्वियसली जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे, रिमेनिंग पार्टनर होंगे। अब गेनिंग रेशियो में ही होता है, तो गेनिंग रेशियो क्या है, 1:1। तो 2,13,000 कंपनसेशन अमाउंट है, इसको करेंगे इन 1:1। जल्दी से कर लेते हैं, 1 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, ये हो गया 0,0। तो 1,68,000, ठीक है। तो अमाउंट आ गया आपका बच्चों के और एन के लिए कितना आ गया, 1,06,800, 1,06,000
800 और 1,06,800। तो आप इसको नोट डाउन करिए इस वर्किंग नोट को। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की तरफ। हाँ तो बच्चों चलो अब कैलकुलेशन ऑफ हीना शेयर इन प्रॉफिट निकालते हैं। सो एक्चुअल जो आता है पूरे ईयर का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेटल होता है, लेकिन जब इंटरिम प्रॉफिट निकाला जाता है तो आप लोगों को उसको एक स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जब इंटरिम प्रॉफिट निकाला जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट खोल के हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका ए पार्ट। ए पार्ट में हम लोगों को कंडीशन गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है ऑन 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 3 ईयर का मतलब करंट 3 ईयर्स। तो नीचे से देखते हैं 6,50,000, 5,50,000 एंड 6 लाख। 6,50,000 एंड प्लस 5,50,000 प्लस 6 लाख। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, सिंपल एवरेज निकालेंगे तो 6, 12 एंड 18 कितना आ गया, 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 6 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को पता चल गया पिछले 3 साल का कितना है, 6 लाख रुपए। आप इसको नोट करिए, 6 लाख रुपीस। बी अब हम वो निकालेंगे जो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला लिखाया था। वो क्या था, नंबर्स ऑफ द ईयर और द डेट गिवन बिफोर या फिर आफ्टर द करंट स्पेसिफिक बैलेंस शीट डेट। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमारी क्लोज हो रही है कब बच्चों, दिसंबर में क्लोज हो रही है, तो जनवरी टू दिसंबर वाली है। लेकिन हम लोगों को 31 मार्च की डेट गिवन है बैलेंस शीट की। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फुल 3 मंथ्स का हम लोगों ने वर्किंग किया हुआ है। तो कितना आ गया, 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय क्या था, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, मल्टीप्लाई बाय क्या कंडीशन है, प्रीवियस ईयर्स था नहीं, हम लोगों को स्पेसिफिक गिवन था कि एवरेज पीरियड से ही हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो हम लोगों ने निकाल दिया है, दैट इज 6 लाख। तो हम लोग ये जो इंटरिम प्रॉफिट है ना उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर को ये कितना आ गया 4, और 4 से करेंगे तो 15, तो ये कितना आ गया 1,50,000। ये कितना आ गया 1,50,000। ये समझ में आया आपको? आप अपने नोट्स हैं वहां पर को देखिए, और ये 3 मंथ कैसे आया है वहां पर को चेक करिए। नीचे तो नंबर ऑफ ईयर्स है, मल्टीप्लाई बाय दोनों में से एक कंडीशन फॉलो हो रही होगी। प्रीवियस ईयर का तो हम लोगों को लेना नहीं है, हम लोगों को क्या लेना था, एवरेज ऑफ द 3 ईयर्स। 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने। अब हम लोगों ने इंटरिम प्रॉफिट निकाल दिया। ये क्या है, फर्म्स का इंटरिम प्रॉफिट है। अब क्या निकालेंगे, पार्ट सी में एच शेयर इन इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय, अब उसका शेयर कितना आएगा 1/5। तो 5 से इसको करेंगे तो कितना अमाउंट आ गया 30,000। इसमें स्टार बना रहा हूं, ये निकालने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले निकाला कि वो किस कंडीशन पे हो रहा है। अगर कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है तो हम लोग क्या करते, प्रीवियस ईयर को लेते प्रॉफिट को, दैट इज 6,50,000 था हमारी बुक में 2017 का। फिर इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते, इसमें हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ये कंडीशन हम लोगों को तो फॉलो ही नहीं करनी थी। हम लोगों को इस कंडीशन को फॉलो करना था जहां पर को एवरेज से निकालना था। फिर एवरेज से हम लोगों ने निकाला कि इंटरिम प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना आ रहा है। फिर इस इंटरिम प्रॉफिट में से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम लोगों ने निकाल दिया। यही कैलकुलेशन आप डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी सेम करने वाले हैं। ठीक है, बस यहां पर को आपको रिटायरिंग पार्टनर को देना है, वहां पर को उसके एग्जीक्यूटर का वो अमाउंट सौंप देना है। तो आप इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, और हमारा बैलेंस से शुरुआत होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैपिटल अमाउंट गिवन है 12 लाख एंड 8 लाख। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद अब डायरेक्टली आप लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ था। कितने का प्रॉफिट हुआ था हम लोगों को, 1,80,000 का, 1,80,000 रुपए का, और 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है,
ना अब आ जाते हैं जो हम लोगों ने गुडविल ऑफ द फॉर्म निकाली थी, उसके बाद जो हम लोगों ने अमाउंट निकाला था वो क्या निकला था। तो यहां पर को लिखेंगे बाय काव्यास कैपिटल अकाउंट एंड बाय नव्यास कैपिटल अकाउंट। और हीना की जो कैपिटल है ना वो इंक्रीज हो जाएगी कितने से, 106,800 से, और यही चीज यहां पर को आ जाएगी टू हीनाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और हीना और ये कैपिटल इन लोगों की डिक्रीज हो जाएगी 106,800 से। चलो ये भी हम लोगों ने कर लिया। और जो अमाउंट निकाला था हम लोगों ने हीना का इंटरिम प्रॉफिट, तो यहां पर को लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और वर्किंग नोट नंबर डालना है तो बच्चों इस तरीके से आप वर्किंग नोट नंबर भी दिखा सकते हैं कि वर्किंग नोट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, वो जो भी होगा वो कितना है, 30,000 आपका अमाउंट यहां पर को था। चलो अब देखते हैं फ्री रिजर्व, एक्यूमुलेटेड, डिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कुछ है। यस, जनरल रिजर्व्स के बने, तो आ जाएंगे इस तरफ, लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व्स अकाउंट, और कितना है, 8 लाख है। तो 8 लाख का हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। 8 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 16, 16 हो गया तो 2 हो गया 32, तो 3,20,000 एंड 1,60,000 यहाँ पर को आ गया हमारा। और कुछ गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट हम लोग क्या करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं फिर लोन अकाउंट में उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चों ये अमाउंट आ रहा है आपका 17 लाख, 12, 13, 14, 15, 16, और ये भी 17 लाख आ रहा है, और ये आ रहा है 12,93,600। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर को लिख लेते हैं 17 लाख। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं और आ रहा है 15,93,200, 15,93,200। ये इनकी क्या आ गई, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये इनकी क्या है, कैपिटल जो आगे फॉरवर्ड होगी। अब हम लोगों को करना क्या है, एज पर दी एडजस्टमेंट टू हिनाज लोन अकाउंट में उसका जो भी आ रहा है अमाउंट उसको ट्रांसफर कर देना है। वो कितना है, 12,93,600। अब उसमें कंडीशन गिवन है कि आपको 10% के हिसाब से लोन पेबल करना है। तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो हम लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर किस तरह देखा करते थे, रेट आपको गिवन होगा तो क्या लिखेंगे, टू 10% हिनाज लोन अकाउंट। ठीक है, रेट भी गिवन है, जब आगे हम लोग करेंगे अकाउंटिंग अपनी तो हम लोग को याद होगा कि 10% के हिसाब से वो पेबल अमाउंट है। चलो अब आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट को फिनिश करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, चलो कैपिटल से शुरुआत कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स करते हैं, किसकी है, काव्या और नव्या की। सेम है 1593,200। चलो इसका अमाउंट को टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 6, 9 2 18 की 8, 1 कैरी 1 हो गया, 1 हो गया, ये आ गया 3,18,6,400। चलो अब बाकी चीज़ें अपनी लिखना शुरू करते हैं। तो ये भी उतार लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोई इस तरह आएगा 10% हीनाज लोन अकाउंट। हमारे पास है 12,93,600। अब बैलेंस शीट में चेक करते हैं पुराने आइटम जो हमारे रिवैल्यूएशन में नहीं आ पाए थे, तो वो है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख के।
तो यहाँ पर को आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक। अब आ जाता है डेटर्स। चलो बच्चों, डेटर्स आपके गिवन है 8 लाख रुपीस के। आफ्टर दैट है आपका कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो आ गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो बच्चों अमाउंट है 2 लाख एंड 450। तो लिख लेते हैं अमाउंट है 2 लाख रुपीस एंड 4,50,000। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो हमने इसका ये 30,000 निकाला हुआ है अमाउंट, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड है और ये इसका कॉर्पस बन के यहाँ पर को आता है। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस प्रॉफिट को अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट करके, और वह अमाउंट कितना है 30,000 का। तो ये याद रखना कि ये अमाउंट भी हमारा यहाँ पर को ट्रांसफर होता ही होता है। ठीक है। अब बैलेंस शीट के सारे आइटम हम लोगों ने देख लिए, अब इसको टैली करने का काम शुरू करते हैं। टोटल कर लेते हैं इसको और ये अमाउंट आएगा 46,80,000। ठीक है। तो कितना आ रहा है 46,80,000 हमारा टैली अमाउंट आ रहा है। ठीक है। तो इसमें मैं स्टार बना देता हूँ, आप भी अपने स्टार बना के नीचे कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपने नई चीज़ क्या सीखी और उसकी पूरी वर्किंग अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए। ये आपके नोट्स की तरफ जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, उसमें आप इसको कर देना। प्रैक्टिस बुक में नहीं, नोट्स वाले बुक में इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके अपना पूरा वर्किंग दिखा देना। तो ये हो गया आपका वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का लास्ट जो केस होता है, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्लास होगी वो डेथ ऑफ अ पार्टनर की होगी, और मैंने पहले ही बोल दिया है कि 70 to 75% हम लोगों ने काम पहले ही करके रखा हुआ है। बस हम लोगों को ध्यान देना है जहाँ पर कोई रिटायरिंग पार्टनर होता है उसकी जगह हम लोगों को डेथ ऑफ अ पार्टनर याद करके लिखना है। और आज ये जो केस है यही आपका ट्रांजिशन होता है रिटायरमेंट से डेथ की तरफ। वर्किंग बिल्कुल सेम रहेगी और बाकी चीज़ें जो 1-2 केसेस होंगे वो हम लोग जल्दी से 3-4 वीडियो में इसको फिनिश कर लेंगे। अंटिल देन स्टडी।